हेलो बच्चों, जूटा इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। और आज हम आपको प्लांट ग्रोथ और डेवलपमेंट का एक अगला टॉपिक बताने जा रहे हैं, जिसको प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर कहते हैं। बड़ा ध्यान देना, हमने आपको पिछले टाइम इस चीज़ की चर्चा किया था कि जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर हैं ये एक इंटरसेलुलर मैसेंजर की तरह काम करते हैं और ये एक इंट्रिंसिक फैक्टर्स हैं। जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर हैं बच्चों, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, इनको हम पहला पॉइंट ध्यान देना है, प्लांट हार्मोन प्लांट हार्मोन और फाइटो हार्मोन भी कहते हैं। प्लांट हार्मोन और फाइटो हार्मोन भी कहते हैं बच्चों। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, जिनको निक में या शॉर्ट में हम पीजीआर कहते हैं बच्चों, ये जो केमिकल्स हैं ये स्मॉल होते हैं, छोटे होते हैं, सिंपल सरल मॉलिक्यूल होते हैं, जो कि डिफरेंट टाइप के केमिकल कंपोजिशन के बने होते हैं। ये इम्पॉर्टेंट चीज़ नीट में आपसे पूछा जा सकता है कि जो प्लांट में हार्मोन या फाइटो हार्मोन है ये कैसे होते हैं बेटा? छोटे होते हैं, पहला पॉइंट आपको जानना है। सरल मॉलिक्यूल होते हैं, मतलब इनमें ज़्यादा डिफरेंट टाइप की मॉलिक्यूल्स नहीं मिले होते हैं और डिफरेंट टाइप के होते हैं। जैसे कि यहाँ पे इंडोल कंपाउंड्स है, इंडोल कंपाउंड्स ये कैरोमेटिक कंपाउंड्स होता है बच्चों। इसका एग्जाम्पल है इंडोल एस्टिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड में नाइट्रोजनस बेस का डेरिवेटिव एडेनिन होता है और इस एडेनिन को N6 फॉरफ्यूरिल एमिनोप्यूरिन कहते हैं और ये काइनेटिन है। ये जो मुख्य काम इसका जो होता है बेटा, सेल डिवीज़न, सेल डिवीज़न बच्चों आप समझिए, सेल डिवाइड हो रही है, सेल की संख्या नंबर बढ़ रहा है, इसके नंबर बढ़ना एक ग्रोथ का करेक्टर है। सेल डिवीज़न करने ना, इसी हार्मोन को हम लोग साइटोकाइनिन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट बेटा पिगमेंट डेरिवेटिव होता है, पिगमेंट कैरोटीनॉइड्स, जो प्लांट में आपने देखा होगा क्लोरोप्लास्ट में पाए जाते हैं। इनका भी डेरिवेटिव है ABA, एब्सिसिक एसिड। दूसरा एक एरोमेटिक टर्पीन्स है, इसका है जिबरलिक एसिड। गैसियस जिबरलिक एसिड, जो सबसे पहला जिबरलिक एसिड देखा गया था बेटा, वो GA3 देखा गया। गैसियस हार्मोन में एथाइलिन आता है बेटा। तो आप देखेंगे यहाँ पे डाइवर्स जो मॉलिक्यूल हैं, आप अगर देखिए तो एक इंडोल हो गया बच्चों, डेरिवेटिव ऑक्सिन। फिर न्यूक्लिक एसिड में नाइट्रोजन बेस का डेरिवेटिव काइनेटिन हो गया। इसका पिगमेंट का डेरिवेटिव एब्सिसिक एसिड हो गया। टर्पीन का डेरिवेटिव जिबरलिक एसिड हो गया और वोलेटाइल गैसियस के रूप में एथाइलिन हो गया। अब एक बात बच्चों ध्यान रखना, इसे डाइवर्स के रूप में जो प्लांट हार्मोन या फाइटो हार्मोन हैं, इंडोल होते हैं, न्यूक्लिक एसिड डेरिवेटिव होते हैं,
पिगमेंट डेरिवेटिव होते हैं, टर्पीन्स डेरिवेटिव होते हैं और गैसियस होते हैं। प्लांट हार्मोन को बेटा हम प्लांट ग्रोथ सब्सटेंस के रूप में भी डिस्क्राइब करते हैं। और जो प्लांट हार्मोन जो है, जो फाइटो हार्मोन जो मैंने आपको ऊपर बताया है, इसके विषय में अब आपको हम जानकारी देंगे। बच्चों, प्लांट हार्मोन को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, 2 कैटेगरीज में किया गया है। और ये जो 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है बेस्ड ऑन देयर फंक्शन, इम्पॉर्टेंट चीज़, फंक्शन इन ए लिविंग बॉडी। एंड मैं अपने बच्चों को बताऊँ, कंसंट्रेशन। फंक्शन एंड कंसंट्रेशन के बेस में 2 कैटेगरी में इनको सम्मिलित किया गया है, रखा गया है। एक प्लांट ग्रुप पीजीआर का वो ग्रुप जो ग्रोथ को बढ़ाने में हेल्प करता है, उसे हम ग्रोथ प्रमोटिंग एक्टिविटीज़, जैसे कि सेल डिवीज़न हुआ, सेल का नंबर बच्चों बढ़ा, तो आप देखिए ग्रोथ का एक करेक्टर, मास एंड नंबर 2 करेक्टर होते हैं। सेल का इनलार्जमेंट हुआ, लेंथ बढ़ी, पैटर्न, किस पैटर्न का फॉर्मेशन होना है, इस प्रकार के स्ट्रक्चर्स। ट्रॉपिक ग्रोथ, फ्लावरिंग, फलों का आना, सीड का निर्माण होना, ये सभी चीज़ें बच्चों प्लांट ग्रोथ प्रमोटर के अंतर्गत आती हैं। इसीलिए इनको हम पीजीपी या प्लांट ग्रोथ प्रमोटर भी कहते हैं। प्लांट ग्रोथ प्रमोटर के अंतर्गत ऑक्सिन आता है बच्चों, जिबरलिन आता है और साइटोकाइनिन। मैंने अभी आपसे साइटोकाइनिन विषय में बताने की कोशिश किया है। बच्चों, एक बात ध्यान रखना है, जो 3 हार्मोन हैं, ऑक्सिन, इनका काम सेल इलॉन्गेशन होता है। सेल इलॉन्गेशन। दूसरा है जिबरलिन, इनका काम होता है इंटरनोडल इलॉन्गेशन। तीसरा होता है साइटोकाइनिन, इसका काम होता है सेल डिवीज़न। अब ऑक्सिन का काम बेटा सेल इलॉन्गेशन हुआ, जिबरलिन का काम इलॉन्गेशन, इंटरनोडल इलॉन्गेशन, और साइटोकाइनिन का काम सेल डिवीज़न होता है बच्चों। पीजीआर का जो दूसरा ग्रुप होता है, इनका इम्पॉर्टेंट रोल जो प्लांट के
रिस्पॉन्स, वोन्स, चोट वोट लग जाना, पत्तियां टूट जाना, आंधी तूफान के कारण जब ब्रांच टूट जाती है उस समय। स्ट्रेस बायोटिक जैसे बैक्टीरिया फंजाई का इफेक्ट जो उनमें स्ट्रेस करता है। एबायोटिक जैसे आंधी तूफान, हवा का तेज चलना, लाइट का प्रभाव होता है, उनमें भी इनका इफेक्ट होता है। जो ये हार्मोन हैं इन कई ग्रोथ को रोकने वाली प्रक्रियाओं में सम्मिलित होते हैं, जैसे डोरमेंसी और एब्सेशन। एब्सेशन का मतलब होता है प्लांट का कोई पार्ट, चाहे लीफ का गिरना, चाहे फ्लावर का हटना, चाहे फ्रूट का गिरना या ब्रांचेस का गिरना, ये सभी चीज़ें एब्सेशन के अंतर्गत आती हैं। एब्सेसिक एसिड इसके अंतर्गत आता है। और गैसियस या वोलेटाइल हार्मोन में एथाइलिन भी आता है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट बेटा ये है, यहाँ पे इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखना है बेटा। जो एथाइलिन है ये दोनों ग्रुप में फिट रहता है। आपसे पूछा जाएगा ऐसा कौन सा पीजीआर है जो प्रमोटर इनहिबिटर दोनों में आता है, तो आपको निसंकोच याद रखना है कि गैसियस एथाइलिन जो है दोनों में आता है। लेकिन अगर एक चीज़ दी तो एथाइलिन मेनली या मुख्य रूप से इनहिबिटर एक्टिविटीज़ को प्रमोट करता है। अब यहाँ पे बच्चों हम कुछ हार्मोन की कैसे डिस्कवरी हुई उनके विषय में चर्चा करने जा रहे हैं। देखिए, प्लांट डिस्कवरी ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, डिस्कवरी ऑफ ईच ऑफ द 5, बेटा ये पॉइंट है, 5 मेजर पीजीआर के हार्मोन्स हैं जिनकी खोज अचानक हुई थी, एक्सीडेंटल हुई थी, या सेरेंडिपिटी भी कहते हैं बेटा। एक्सीडेंटल डिस्कवरीज को सेरेंडिपिटी भी कहते हैं, सेरेंडिपिटी। भी कहा जाता है बच्चों। ये सभी चीज़ें ऑब्जर्व जो की थी सबसे पहले चार्ल्स डार्विन और उनके बेटे फ्रांसिस डार्विन, और इन्होंने सबसे पहले जो ऑब्जर्व किया था कोलियोप्टाइल ऑफ कैनरी ग्रास। कैनरी ग्रास का जो बॉटिकल नेम है फैलेरिस होता है। कैनेरियंसिस, इन्होंने इस पे एक डायरेक्शन से लाइट को डाला और इसकी ग्रोथ जो होती है लाइट की सोर्स की ओर मूव करती है। जब लाइट इंड्यूस के कारण मूवमेंट होता है उसको हम लोग फोटोट्रॉपिज्म कहते हैं। आप बच्चे समझने की कोशिश करिएगा। जैसे यहाँ पे एक्सपेरिमेंट जो लिया गया कोलियोप्टाइल का, तो ये कोलियोप्टाइल हो गया, इस पे एक डायरेक्शन में लाइट डाली गई तो ये देखिए लाइट की ओर मूव कर गया। लाइट की ओर जब मूव करता है या मुड़ जाता है इसको बेटा हम फोटोट्रॉपिक मूवमेंट कहते हैं। जब इसमें इसके टिप को हटा दिया गया, चूँकि सीरीज एक्सपेरिमेंट था, मतलब क्रमबद्ध तरीके से कई स्टेप में किया गया। पहले देखिए इसका अपर कोलियोप्टाइल का अपर पार्ट है,
तो यहाँ पे देखिए ये जो अपर पार्ट हो गया, तो यहाँ पे जो है ये ऑक्सिन हार्मोन है। ऑक्सिन हार्मोन लाइट इंड्यूस हुआ और इसके कारण इस तरफ लाइट की ओर मुड़ गया। तो लाइट के टूवर्ड्स लाइट की ओर मुड़ने की प्रक्रिया को फोटोट्रोपिज्म कहते हैं। अब उन्होंने नेक्स्ट सीरीज एक्सपेरिमेंट उसके टिप को हटा दिया। तो देखिए टिप के हटाने के बाद यहाँ पे ऑक्सिन हार्मोन का कंसंट्रेशन कम हुआ या नहीं रहा, क्योंकि ऑक्सिन हार्मोन का जो कंसंट्रेशन होता है वो शूट टिप और रूट टिप पे ज़्यादा होता है, जिसके कारण इसका लाइट की ओर मूवमेंट नहीं हुआ और ये स्ट्रेट बना रहा। अब इसके बाद फिर इस टिप पे रख दिया गया, इसके टिप को रख दिया गया और जैसे इस टिप पे रखा गया तो लाइट उसके लाइट फिर डाली गई और उसमें देखिए फिर लाइट का मूवमेंट हो गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये प्रूफ होता है कि जो ऑक्सिन हार्मोन है उसका कंसंट्रेशन जो होता है सूट टिप, यहाँ पे सूट टिप का मतलब कोलियोप्टाइल है उस पे ज़्यादा होता है। और डार्विन साहब ने ये सीरीज एक्सपेरिमेंट जो किए और उससे ये निष्कर्ष निकाला कि कोलियोप्टाइल के जो टिप होता है वहाँ पे एक ट्रांसमिसिबल इन्फ्लुएंस प्रक्रिया जो होती है, जो एक सब्सटेंस होता है, उसके कारण इसमें टिप में बेंडिंग या लाइट को मूवमेंट होता है। और इसको बेटा बाद में इस सब्सटेंस को देखने वाले साइंटिस्ट थे एफ.डब्ल्यू. वेंट। एफ.डब्ल्यू. वेंट, ये पॉइंट याद रखिएंगे बच्चों। इसको इन्होंने एविना कर्वेचर फॉर बायोएसे ऑफ ऑक्सिन, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, पूछी आ सकती है बच्चों। अब यहाँ पे बेकेने कुछ डिजीज़ अलग अलग यहाँ पे दिया गया बेटा। सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे बेकेने, जिसको फुलिस सीडलिंग भी कहते हैं। बेकेने का मतलब होता है बच्चों फुलिस सीडलिंग, और इसमें प्लांट टाल हो जाता है। थिन लाइट कलर, लाइट कलर का हो जाता है। ये बात आपको ध्यान, ही लक्षण होते हैं बेकेने डिजीज़ में। और ये बीमारी सबसे राइस चावल के प्लांट की सीडलिंग में देखी गई। और जो ये बीमारी होती थी, एक फंजाई रोग जन होता है जिसे पैथोजन कहते हैं, उसका नाम जिब्रेला फ्यूजिकुराई। जिब्रेला फ्यूजिकुराई, ई कुरोसोवा ने इसको 1926 में, इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसको देखा था बेटा। और बच्चों ध्यान देना, जो जिब्रेला फ्यूजिकुराई है ये क्लास एस्कोमाइसिटीज़ में आता है।
एस्को माई सिटीज में आता है। और इसमें जो सिम्टम्स आते हैं बच्चों रोग के राइट सेटिंग में, इसमें जब इसको ट्रीट किया गया इससे निकाल के और प्लांट्स में फिल्टर्स करके, और इस सब्सटेंस को जब देखा गया तो एक ये काफ़ी क्रियाशील एक्टिव सब्सटेंस के रूप में पहचाना गया जिसको हम जिबरेलिक एसिड कहते हैं। इम्पॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। और जो जिबरेलिक एसिड को निकालने वाले साइंटिस्ट थे इनका नाम था याबुता एंड सुमिकी। एंड सुमिकी याबुता एंड सुमिकी थे बेटा। नेक्स्ट स्कूग और उनके कुछ साथियों ने ऑब्जर्व किया टोबैको प्लांट की इंटरनोडल पार्ट में, देखा जो कैलस, ये मास ऑफ अनडिफ्रेंशिएटेड सेल्स होती हैं। यहाँ पे आप अनडिफ्रेंशिएटेड सेल्स में आपको याद रखना है ये पैरेंकाइमा सेल्स है। पैरेंकाइमा सेल्स हैं। ये प्रोलिफरेट करती हैं सेल्स में। अगर इनमें ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट मीडियम में कुछ सप्लीमेंट मिलाया जाए, जैसे कि प्लांट के वैस्कुलर टिश्यू का एक्सट्रैक्ट है, ईस्ट एक्सट्रैक्ट है, ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट है। वैस्कुलर टिश्यू एक्सट्रैक्ट आ गया, ईस्ट एक्सट्रैक्ट होता है, कोकोनट मिल्क होता है और डीएनए। बेटा जो कोकोनट मिल्क है या डीएनए, ये बेटा यहाँ पे आपको ध्यान रखना ये साइटोकाइनिन है। मिलर ने 1955 में इसको आइडेंटिफाई किया एक क्रिस्टलाइज सब्सटेंस रूप में साइटोकाइनेसिस को जो प्रमोट करता है, और उसी को बेटा हम लोग काइनेटिन हार्मोन कहते हैं। 1960 के मिड में 3 अलग अलग रिसर्चेस में ये रिपोर्ट हुआ, प्यूरिफाई करके देखा कुछ केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो 3 डिफरेंट टाइप के केमिकल सब्सटेंस थे। ये इनहिबिटर्स कहलाते थे, इनहिबिटर बी, एब्सेसिन 2 और डॉर्मिन। ये नाम आपको याद रखना बेटा, अलग अलग रिसर्चेस में इनके विषय में जानकारी मिली थी। और जब ये बाद में ये मालूम हुआ कि ये तीनों ही जो केमिकल हैं जिनको मैं एब्सेसिन 2, डॉर्मिन फर्स्ट, इनहिबिटर बी कहते हैं, ये तीनों केमिकली समान थे। और ये तीनों जो थे बेटा ये एब्सेसिक एसिड थे जिनको हम निक में या शॉर्ट में ABA कहते हैं। HS कजिन 1910 इन्होंने कंफर्म किया कि एक वोलेटाइल सब्सटेंस जो पके हुए संतरों से निकलता है और वे बनाना जो कि कच्चे केले थे उनमें राइपनिंग की प्रक्रिया को है बढ़ाने की कोशिश करता है, या इसको ऐसे ही समझ लें कि पके संतरों से एक ऐसा वोलेटाइल सब्सटेंस निकला जिसने कच्चे केलों को पका दिया, और इस वोलेटाइल सब्सटेंस को बाद में हम एथाइलिन या गैसियस PGR
के रूप में जानते हैं। मैंने आपसे इसकी चर्चा की है। ये बेटा प्रमोटर और इनहिबिटर दोनों है, लेकिन मुख्य रूप से ये इनहिबिटर होता है। जो ये हार्मोन है इनके फिजियोलॉजिकल इफेक्ट हैं जो 5 कैटेगरी में रखे गए। ये अब आपको हम आगे नेक्स्ट सेशन में बताने जा रहे हैं। सबसे पहले मेरे बच्चे देखेंगे ऑक्सिन। चूँकि हार्मोन का मुख्य रूप से प्लांट की फिजियोलॉजी पे प्रभाव पड़ता है, और ये ऑक्सिन जो है टर्म ग्रीक ऑक्सीन से लिया गया। ऑक्सीन का मतलब ग्रो। फर्स्ट आइसोलेटेड फ्रॉम ह्यूमन यूरिन। जो ह्यूमन यूरिन से सबसे पहला हार्मोन निकाला गया बच्चों, उसको हेट्रोऑक्सिन कहते हैं। हेट्रो हेट्रोऑक्सिन कहते हैं। और इस शब्द का उपयोग जो किया गया है इंडोल 3 एस्टिक एसिड के लिए किया गया है बच्चों। और अदर नेचुरल जो ऑक्सिन हार्मोन हैं और आर्टिफिशियल या सिंथेटिक कंपाउंड बनाए गए हैं, ये ग्रोथ की प्रक्रिया को नियंत्रित करते हैं या नियंत्रित करने की इसमें लक्षण पाए जाते हैं। मुख्य रूप से ये हार्मोन जो हैं ग्रोविंग एप्सेस जो होती है बेटा, ये शूट टिप मतलब स्टेम टिप और रूट टिप पे पाई जाती है, और ये वहाँ से माइग्रेट करके अदर जगह काम करते हैं। ऑक्सिन IA याद करना बच्चों, IBA, ये जो हैं ये प्लांट से आइसोलेटेड किए गए हैं बच्चों, ये नेचुरल होते हैं। अब देखिए बेटा, हेट्रोऑक्सिन जो मैंने यहाँ बताया है ये ह्यूमन यूरिन से निकाला गया है, और जो नैप्थलीन एस्टिक एसिड है और सॉरी बेटा इंडोल एस्टिक एसिड है और इंडोल ब्यूटारिक एसिड है, ये प्लांट से निकाला गया है। और जो नैप्थलीन एस्टिक एसिड है और 2,4 डाइक्लोरोफ्लॉक्सी एस्टिक एसिड का पूरा नाम होता है, ये सिंथेटिक ऑक्सिन है। आपको नेचुरल ऑक्सिन और सिंथेटिक ऑक्सिन के नाम याद करने इम्पॉर्टेंट हो गया, ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ऑक्सिन जो है इनका जो मुख्य रूप से जो सबसे ज़्यादा यूज़ जो किए गए बेटा किसानों द्वारा एग्रीकल्चर में यूज़ किया गया है, और गार्डनर्स या मालियों द्वारा इनका उपयोग हॉर्टिकल्चर में किया गया है। बच्चों एक चीज़ और बता दूं, हॉर्टिकल्चर में मुख्य रूप से फ्रूट कल्चर किया जाता है। फ्रूट के विषय में मतलब पोमोलॉजी, वेजिटेबल, ओलेरिकल्चर, फ्लावर ऑर्नामेंटल फ्लावर्स, सजावटी फ्लावर सजावट में काम आते हैं। फ्लोरिकल्चर, ये चीज़ें आती हैं बच्चों। इनका हेल्प स्टेम कट में रूटिंग करना, प्लांट के प्रोपोगेशन में इसका यूज़ किया जाता है। ऑक्सिन प्रमोट फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल, अनानास से फ्लावरिंग को ही प्रमोट करता है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों। जो ऑक्सिन है ये फ्रूट और लीफ को अर्ली स्टेज पे ये प्रिवेंट करता है। मतलब मैं कहूँगा जो फ्रूट
कच्चे हैं, पत्तियां नई हैं, उनको गिरने में, इनको रोकने में इसका मुख्य रोल है। लेकिन जब ये फल या पत्तियां ओल्ड या पक जाती हैं तो ये एब्सेशन में ये बेटा हेल्प करता है। मतलब अगर पत्तियां नई हैं, फल कच्चे हैं तो ये इनको रोकेगा। लेकिन अगर ये फल पत्तियां पक जाती हैं, ओल्ड हो जाते हैं, तो इनको इसमें उससे प्लांट से गिराने में हेल्प करता है। इसे एब्सेशन कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मोस्ट हायर प्लांट्स ग्रोइंग एपिकल बड inhibit the growth of lateral bud. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हायर प्लांट में जो ऑक्सिन हार्मोन है एपिकल बड को प्रमोट करता है और लैटरल बड को इनहिबिट करता है। इस घटनाक्रम को एपिकल डोमिनेंस कहते हैं। तो एपिकल डोमिनेंस कॉज करने वाला हार्मोन ऑक्सिन है। अगर हम सूट टिप को हटा दें, रिमूव कर दें, रिमूवल ऑफ सूट टिप को डीकैपिटेशन कहते हैं। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है बेटा। सूट टिप को रिमूव करने की प्रक्रिया को डीकैपिटेशन कहा जाता है, और जिसके कारण लैटरल ग्रोथ जो बड होती है वो नहीं हो पाती है। और इस जब हम अगर हम एपिकल को हटा दें, डिकैपिटेट कर दें, तो लैटरल बडेस की ग्रोथ ज़्यादा होगी, जिससे कि ब्रांचेस ज़्यादा निकलेंगी और वो डेंस हो जाएगी। और इसका उपयोग हम लोग ट्री के प्लांटेशन में करते हैं, झाड़ियाँ हेज मेकिंग में करा जाता है, जिससे कि वो डेंस हो जाती हैं। चूँकि बेटा यहाँ पे ये कोई कैन यू एक्सप्लेन, चूँकि बेटा जब एपिकल पार्ट हटा दिया गया, मान लीजिए समझाया मैंने, ये एपिकल पार्ट है, यहाँ ऑक्सिन हार्मोन है, ये इसको अपर प्रमोट करेगा। और इस साइड में ये लैटरल बड है, हमारी लैटरल बड है बेटा। ये एपिकल बड हो गई, एपिकल बड हो गई, ये लैटरल बड हो गई। जब और इसको प्रमोट करने वाला ऑक्सिन होता है बच्चों, और इसको प्रमोट करने वाला साइटोकाइनिन होता है। साइटोकाइनिन। जब इसको कट कर देंगे बच्चों, तो फिर उस कंडीशन में ये पोर्शन कट कर दिया गया है और ये लैटरल बड्स की ग्रोथ ज़्यादा होती है। मोर ग्रो लैटरल बड्स, मोर ग्रो लैटरल बड। ऑक्सिन का उपयोग पार्थेनोकार्पी में करते हैं। ऑक्सिन पार्थेनो बिना पॉलिनेशन फर्टिलाइजेशन के फ्रूट फॉर्मेशन को पार्थेनोकार्पी कहते हैं बेटा। और टमाटर में इसका उपयोग किया जाता है। ये का जो ज़्यादा मुख्य रूप से हर्बिसाइड, हर्ब्स जो होती है अनवांटेड प्लांट्स, हर्बेसियस को रिमूव करने के लिए 2,4-D। ये डाइकॉट को किल करता है, डाइकॉट वीट को किल करता है, और इसका इफेक्ट मोनोकॉट प्लांट पे नहीं पड़ता है। इसलिए इसका यूज़ वीट फ्री लॉन में माली लोग या गार्डनर्स यूज़ करते हैं।
और सबसे ऑक्सिन का उपयोग जाइलम डिफ्रेंशिएशन में भी होता है और इसके साथ ये हेल्प करता है सेल डिवीज़न में। ऑक्सिन बेटा हो गया, कुछ बेटा यहाँ पॉइंट आपको नोट करना है। ऑक्सिन के लिए जिस अमीन प्रिकर्सर ऑफ अमीनो एसिड अमीनो एसिड है ट्रिप्टोफैन, मेटल है जिंक, ये पॉइंट आपको याद रखना है बच्चों। नेक्स्ट, अगर हमें ऑक्सीजन बना तो किस अमीनो एसिड को? ट्रिप्टोफैन। ट्रिप्टोफैन मोस्ट कॉम्प्लेक्स एरोमेटिक अमीनो एसिड है। मोस्ट कॉम्प्लेक्स एरोमेटिक अमीनो एसिड। बच्चों एक फिगर दिया गया है, एपिकल डोमिनेंस इन प्लांट, पहला दिया ए प्लांट विद एपिकल बड इंटैक्ट। ये देखिए यहाँ पे एपिकल बड है, एपिकल बड। एपिकल बड इसमें रिमूव कर दी गई है। प्लांट विद एपिकल बड रिमूव, नोट ग्रोथ ऑफ लेटरल बड्स इनटू ब्रांच आफ्टर डिकैपिटेशन। यहाँ पे ये डिकैपिटेशन किया गया है। जिससे लैटरल ब्लड ग्रोथ कर रही है। लैटरल ब्लड ग्रोथ। ये पॉइंट बच्चों ध्यान देना। नेक्स्ट बेटा जिबरलिन आता है। जिबरलिन जिबरलिन अनदर एक दूसरे प्रकार का प्रमोटिंग पीजीआर है। एक पॉइंट ध्यान देना बच्चों, जिबरलिन जो है ये प्रमोट फ्लावरिंग लॉन्ग डे प्लांट, लॉन्ग डे प्लांट। बेटा ये जिबरलिन हार्मोन है, ये लॉन्ग डे प्लांट में फ्लावरिंग को प्रमोट करता है।
अब तक लगभग 100 से ज़्यादा जिबरेलिन हार्मोन को डिफरेंट ऑर्गन में देखे जा चुके हैं, और जैसे फंजाई में और हायर प्लांट इम्पॉर्टेंट है। फंजाई और हायर प्लांट्स में इन हार्मोन के सिमुलर रूप से G1, G2, G3 आदि। सबसे पहला जो हार्मोन देखा गया है बच्चों वो जिबरेलिक एसिड G3 आइसोलेट किया गया था, डिस्कवर्ड किया गया था बच्चों। और जो जिबरेलिक हार्मोन है ये वीक एसिड होते हैं बच्चों। वीक एसिड होते हैं, यहाँ पे एसिडिक लिखा तो वीक एसिडिक लिख लीजिए बच्चों, वीक एसिडिक। इनका मुख्य रूप से जो फिजियोलॉजी पे जो प्रभाव पड़ता है हार्मोन का, लेंथ इंक्रीज करते हैं, प्लांट की लेंथ को इंक्रीज करने में सहायता करते हैं। मैंने आपको बताया इंटरनोडल इलॉन्गेशन, जैसे कि अंगूर की स्टाक, ग्रेप स्टाक इम्पॉर्टेंट है। इसके मतलब इनका ये अंगूर की पैदावार को बढ़ाने में हेल्प करने वाला हार्मोन हो गया। जिबरेलिन फ्रूट लाइक एप्पल को इलोंगेट और इम्प्रूव द शेप, दूसरा पॉइंट इम्पॉर्टेंट है। इलोंगेट एंड और शेप को इलोंगेट करना, उसके शेप को अच्छा इम्प्रूव करना, अच्छे शेप को बनाने, शेप जिसमें रहे, आकृति बनी रहे। सेनेसेंस को डिले करना, डिले ऑफ सेनेसेंस। इसके कारण फ्रूट जो है लंबे समय तक हम उसको तरोताज़ा रख सकते हैं। G3 का उपयोग माल्टिंग प्रोसेस को, माल्ट या माड़ को बनाने में किया जाता है, और इसका उपयोग ब्रेविंग इंडस्ट्री में किया जाता है। ये क्वेश्चन आ सकता है बेटा, ब्रेविंग इंडस्ट्री में किस हार्मोन का उपयोग किया जाता है? G3। शुगर केन स्टोर्स कार्बोहाइड्रेट शुगर के रूप में इसमें पाई जाती है। अगर जिबरेलिन को इसके ऊपर स्प्रे किया जाए, छिड़काव किया जाए, जिससे उसकी लंबाई बढ़ती है और उसकी पैदावार जो है काफ़ी इंक्रीज़ कर जाती है, और ये देखा पर एकड़ जो 20 टन तक पैदावार होती है। ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है, पर एकड़ 20 टन। अगर इस हार्मोन को कोनीफर्स फॉरेस्ट जो प्लांट्स होते हैं उनकी जुनाइल स्टेज पे अगर स्प्रे किया जाता है तो उसके मैच्योरिटी पीरियड को तीव्र करता है ये, और अर्ली सीड प्रोडक्शन में हेल्प करता है। जिबरेलिन जो है बोल्टिंग प्रोसेस जिसे कहते हैं इंटरनोड बोल्टिंग प्रोसेस, इम्पॉर्टेंट चीज़ है बच्चों। इंटरनोडल इलॉन्गेशन करता है, और इंटरनोडल इलॉन्गेशन में जो अगर मैं यहाँ पे कहूँ इंटरनोडल इलॉन्गेशन इन सॉर्डे प्लांट, इसी को बोल्टिंग कहते हैं। इंटरनोडल इलॉन्गेशन करता है बच्चों, किसमें? बीट में, कैबेज में, और ये प्लांट में रोजेट हैबिट को, जैसे गुलाब की पत्तियां ज़्यादा फैलती हैं
उस प्रकार से प्लांट की ग्रोथ को फैलने में हेल्प करता है। इसको रोजेट हैबिट कहते हैं। ऐसे देखिए बेटो, ऐसे ये इट इज़ ए रोजेट हैबिटेट। रोजेट हैबिटेट ये चारों तरफ फैलता है, इसी को हम रोजेट हैबिटेट कहते हैं बच्चों। नेक्स्ट हार्मोन आता है साइटोकाइनिन। सबसे पहले इंपॉर्टेंट है फ्लावरिंग इन सॉल्ट ए प्लांट। साइटोकाइनिन जो है एक विशेष इफेक्ट डालता है साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस मतलब होता है सेल साइटोप्लाज्म डिवीज़न। ये डिस्कवर्ड किया गया था काइनेटिन के फॉर्म में, जो कि एक एटनिन डेरिवेटिव प्यूरिन का मॉडिफायर इम्पॉर्टेंट है। प्यूरिन के अंतर्गत एडनिन ग्वानिन आते हैं, उसमें ये एडनिन का डेरिवेटिव है और इसको ऑटोक्लेव हेरिंग फिश होती बेटा, ये इसके स्पर्म के डीएनए से इसको निकाला गया था। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो काइनेटिन हार्मोन है, ये नेचुरली रूप से प्लांट में अनुपस्थित रहता है। वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। अगर हम सर्च करते नेचुरल सस्टेन साइटोकाइनिन में, तो सबसे पहले आप जिएटिन, जो कि मक्के के कर्नल से प्राप्त किया गया था, कोकोनट मिल्क से प्राप्त किया गया था, इम्पॉर्टेंट चीज़ है। देखिए कोकोनट मिल्क से जिएटिन भी प्राप्त किया गया था, और कॉर्न कर्नल्स जो सेल डिवाइडिंग को प्रमोट करने वाले हार्मोन हैं। जिएटिन कॉर्न कर्नल हो जाएगा, और कोकोनट से सेल डिवाइडिंग हार्मोन साइटोकाइनिन। जो जिएटिन की डिस्कवरी हुई है, सेवरल नेचुरल अकरिंग साइटोकाइनिन हैं और कुछ सिंथेटिक कंपाउंड्स हैं जो सेल डिवीज़न को प्रमोट करते हैं, और इनको आइडेंटिफाई किया गया है। नेचुरल साइटोकाइनिन्स आर सिंथेसाइज्ड रीजन वेयर रैपिड सेल डिवीज़न, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम्पल बेटा हो जाएगा रूट एप्सिस, सूट डेवलपिंग सूट बड, यंग फ्रूट्स, या ये इम्पॉर्टेंट चीज़ जहाँ पे सबसे ज़्यादा ये पाए जाते हैं साइटोकाइनिन हार्मोन, हेल्प प्रोड्यूस न्यू लीव्स में हेल्प करता है, क्लोरोप्लास्ट के फॉर्मेशन लीफ में, लैटरल सूट ग्रोथ और एडवेंटिशियस सूट फॉर्मेशन को हेल्प करता है।
साइटोकाइनिन जो है एपिकल डोमिनेंस की जो इफेक्ट है उसको कम करता है और ये लेटरल डोमिनेंस को प्रमोट करता है। दे प्रमोट न्यूट्रिएंट मेटाबॉलिज्म को करता है प्लांट के अंदर। जो कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है, उसके किस प्रकार से मोबिलाइज करना है, उसको मोबिलाइजेशन एक जगह दूसरी जगह यानी इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और लीफ के डिले ऑफ सेनेसेंस, जो लीफ में डिले ऑफ सेनेसेंस को हम कहते हैं रिचमंड लैग इफेक्ट भी कहते हैं। रिच मॉन्ड लैग इफेक्ट डिले ऑफ सेनेसेंस करता है साइटोकाइनिन। बेटा एक चीज और है, जो सेवरल बेटा नेचुरली है, यहाँ लिखिए अबाउट 18 हार्मोन देखे गए हैं। नेक्स्ट बच्चों आता है एथाइलिन। एथाइलिन एक साधारण गैसियस हार्मोन है जो मुख्य ज़्यादातर मात्रा इसकी वहाँ पाई जाती है जहाँ टिश्यू सेनेसेंस और फ्रूट राइपनिंग हो रहा है। इम्पॉर्टेंट चीज़ बच्चों, टिश्यू undergoes senescence and ripening। जो एथाइलिन जो है प्लांट में हॉरिजॉन्टल ग्रोथ सीडलिंग में करता है, एक्सिस की स्वेलिंग में करता है और एपिकल हुक फॉर्मेशन करता है। हॉरिजॉन्टल ग्रोथ, सीडलिंग, स्वेलिंग ऑफ एक्सिस, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, और एपिकल हुक फॉर्मेशन इन डाइकॉट सीडलिंग। इन तीनों को मिला के बेटा हम ट्रिपल रिस्पॉन्स कहते हैं। ट्रिपल रिस्पॉन्स एथाइलिन प्रमोट करता है सेनेसेंस, जीर्णावस्था जिसे हिंदी में कहते हैं, एब्सेशन, प्लांट ऑर्गन स्पेशली लीफ एंड फ्लावर्स। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है एथाइलिन हाईली इफेक्टिव जो है फ्रूट के राइपनिंग में, फलों के पकने में हेल्प करता है बेटा, ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और इट इन्हेंस रेस्पिरेटरी रेट ड्यूरिंग राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स। जब फल पकते हैं उस समय ये रेस्पिरेटरी रेट को बढ़ाने का काम करता है बच्चों। दिस जो रेट रेस्पिरेटरी बढ़ जाता है इसी को रेस्पिरेटरी क्लाइमैक्टिक कहते हैं। रेस्पिरेटरी क्लाइमैक्टिक कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ बेटा। एथाइलिन सीड और बट की डॉर्मेंसी को ब्रेक करता है। सीड जर्मिनेशन करता है पीनट्स में,
पोटैटो ट्यूबर्स में स्प्रूटिंग करता है, इस ट्यूबर्स में बड अब स्प्रूट कराने हेल्प करता है। रैपिड इंटरनोड पेट्रोल इलोंगेशन करता है उन प्लांट्स में जो कि पानी में गहराई में पाए जाते हैं, जिससे लीव्स का अपर पार्ट शूट ऑफ द रिमेन अबव द वाटर। जो सूट के ऊपर की पत्तियां हैं वो पानी की सतह पर आ जाती हैं। और आल्सो प्रमोट रूट ग्रोथ एंड रूट हेयर फॉर्मेशन, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, जिस जो हेल्प करता है प्लांट की एब्जॉर्प्शन सरफेस को। इम्पॉर्टेंट, अब देखिए इस जगह ये प्रमोटर का काम कर रहा है, एक्ट एज प्रमोटर। एथाइलिन का उपयोग पाइनएप्पल में फ्लावरिंग और फ्रूट सेट निर्माण में होता है। आम में भी फ्लावरिंग को प्रमोट करता है बच्चों। इसके अलावा एथाइलिन जो है कई फिजियोलॉजिकल प्रक्रियाओं को भी कंट्रोल करता है। मोस्ट इसका बहुत ज़्यादा उपयोग एग्रीकल्चर में किया जाता है। ये इम्पॉर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज पीजीआर इन एग्रीकल्चर। तो आपको एथाइलिन याद रखना है। एथाइलिन जो एथाइलिन का मुख्य जो सोर्स होता है जिससे एथाइलिन गैस निकाली जाती है, उस कंपाउंड को इथेफोन कहते हैं बेटा। इसका नाम होता है 2-क्लोरो-एथिल फास्फोनिक एसिड। इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा बच्चों। इथेफोन का जो एक्वस सॉल्यूशन है ये तीव्र एब्जॉर्ब करके ट्रांसपोर्ट करता है प्लांट में, और जिससे कि एथाइलिन गैस बड़ी धीमे धीमे रिलीज़ होती है। इथेफोन फलों के पकने में मुख्य रूप से टमाटर, सेव और एक्सेलरेट करता है एब्सेशन को। मतलब टमाटर और एप्पल के ये पकने में हेल्प करता है और एब्सेशन को एक्सेलरेट करता है। इन फ्रूट्स इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स ऑफ थिनिंग ऑफ कॉटन, चेरी एंड वॉलनट। ये बहुत ध्यान दीजिएगा। एक्सेलरेट एब्सेशन इन फ्लावर एंड फ्रूट्स जैसे कि थिनिंग ऑफ कॉटन, चेरी एंड वॉलनट। इट प्रमोट फीमेल फ्लावर इन कुकम्बर्स इंक्रीजिंग यील्ड। जो कुकम्बर में फीमेल फ्लावर को ये प्रमोट करता है। नेक्स्ट बच्चों अब आता है एब्सेसिक एसिड। इसके विषय में आप पहले भी आपको बताया जा चुका है। एब्सेसिक एसिड डिस्कवर्ड रोल इन एब्सेशन एंड डॉर्मेंसी। इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इसका मुख्य रूप से उपयोग एब्सेशन डॉर्मेंसी में किया गया है।
और इसका बड़ा वाइड डिफरेंट टाइप के इफेक्ट प्लांट की ग्रोथ और डेवलपमेंट में पड़ता है. इट एक्ट एज ए जनरल प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर की तरह, एन इनहिबिटर ऑफ प्लांट मेटाबॉलिज्म. ABA इनहिबिट दिस सीड जर्मिनेशन को इनहिबिट करता है, इम्पॉर्टेंट चीज़ है. सीड जर्मिनेट को इनहिबिट करता है और स्टोमेटा को क्लोज करने में एक पॉइंट ध्यान रखना बेटा, साइटोकाइनिन स्टोमेटा ओपन ABA स्टोमेटा क्लोज. बच्चों जरूर याद रखिएगा. C खुले A बंद. ABA स्टोमेटा को क्लोज करता है और ये तरह तरह के जो स्ट्रेस हैं उनको टॉलरेट करने में हेल्प करता है. इसीलिए इसको बेटा स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं. इम्पोर्टेंट चीज़, आल्सो कॉल्ड स्ट्रेस हार्मोन. ये बहुत इम्पोर्टेंट लाइन है बच्चों. ABA इम्पॉर्टेंट रोल इन सीड डेवलपमेंट, पहला पॉइंट. मैचुरेशन दूसरा पॉइंट और डॉर्मेंसी तीसरा पॉइंट. ABA का मुख्य रोल सीड के डेवलपमेंट में है, सीड के मैचुरेशन में है, सीड की डॉर्मेंसी में है. इंड्यूस डॉर्मेंसी. ABA हेल्प सीड डेसिकेशन एंड अदर अनफेवरेबल कंडीशन में हेल्प करता है. ज़्यादातर कंडीशन में, परिस्थितियों में ABA जो है GA का विरोधी होता है, एंटागोनिस्टिक है. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. Similarly, there are number of event life of plant where more than one PGI entered the effect event. जैसे प्लांट की लाइफ में एक से अधिक PGR का इफेक्ट पड़ता है, जैसे डॉर्मेंसी इन सीड, बर्ड, एब्सेशन, सेनेसेंस, एपिकल डोमिनेंस. अभी देखिए ये जो चीज़ें हैं ये मुख्य रूप से आप देखिए ऑक्सिन हार्मोन में इसकी हमने चर्चा किया है. रोल ऑफ PGR ओनली वन काइंड. इंट्रिंसिक कंट्रोल इम्पॉर्टेंट चीज़ है. इंट्रिंसिक मन होता आंतरिक, इंट्रिंसिक मन होता आंतरिक बेटा, आंतरिक कारण. along with जीनोमिक कंट्रोल, जीन कंट्रोल करता है. जेनेटिक कंट्रोल, ये इंट्रासेलुलर हो गया. इंट्रा सेलुलर बेटा,
और ये इंटरसेलुलर हो गए। ये जो हो गया इंटरसेलुलर। अब आपको यहाँ पे कुछ बाहरी फैक्टर्स जिनको एक्सटेंसिव कहते हैं भी उनका मुख्य रोल होता है प्लांट की ग्रोथ और डेवलपमेंट में। जो एक्सटेंसिव फैक्टर्स होते हैं बच्चों, जैसे टेम्परेचर है, आप देखते होंगे बाहर का टेम्परेचर है कभी 30 डिग्री, कभी 40 डिग्री, कभी बर्फ़ जम जाती है। लाइट है, सनलाइट है, जो कि एक्सटेंसिव फैक्टर्स के अंतर्गत आते हैं अलॉन्ग विद, आप ध्यान देगा, पीजीआर के साथ। जो ये एक्सटेंसिव फैक्टर हैं, वर्नलाइसन, फ्लावरिंग, डोरमेंसी, सीड जर्मिनेशन और प्लांट मूवमेंट, इनमें हेल्प करता है। अब यहाँ पे हम आपसे बेटा लाइट और टेम्परेचर का फ्लावरिंग पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, जो कि एक एक्सटेंसिव फैक्टर है, उनकी चर्चा करेंगे। अतः फोटो पीरियोडिज्म। सबसे पहले बेटे फोटो पीरियोडिज्म को बताने वाले थे गार्नर और एलार्ड, गिवन बाई बेटा कुछ प्लांट ऐसे हैं जिनके एक निश्चित समय अंतराल के बाद, समय अंतराल के लिए लाइट के प्रभाव से फ्लावरिंग होती है। जो ये लाइट है एक निश्चित ड्यूरेशन के लिए, एक निश्चित समय अंतराल के लिए जो प्लांट पे डाली जाती है या पड़ती है। जैसे कुछ प्लांट जो होते हैं जो कि जिनके लिए लाइट का ड्यूरेशन या पीरियड जो है वो क्रिटिकल ड्यूरेशन से ज़्यादा, और कुछ में लाइट का इफेक्ट एक निश्चित क्रिटिकल पीरियड से कम होता है। जिनमें फ्लावरिंग के लिए क्रिटिकल फोटो पीरियड से ज़्यादा होता है उनको लॉन्ग डे प्लांट, और जिनमें क्रिटिकल से कम होता है उनको हम शॉर्ट डे प्लांट कहते हैं। LDP एंड SDP, जिन पे कि लाइट का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इस क्रिटिकल फोटो पीरियड का कोई प्रभाव नहीं पड़ता लाइट ड्यूरेशन का, उनको हम डे न्यूट्रल कहते हैं बच्चों। जो लॉन्ग डे प्लांट हैं बच्चों, LDP, LDP, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा वीट, हेनबेन, हायोसाइमस, इसी को हम बेटा हायोसाइमस नाइजर भी कहते हैं। दूसरा आता है शॉर्ट डे, क्रिटिकल फोटो पीरियड से कम। टोबैको, सोयाबीन,
क्रिसेंथियम, तीसरा था डे न्यूट्रल प्लांट, जिसपे लाइट ड्यूरेशन कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, टोमेटो, मेज, मिरेबलिस जलापा, प्लांट। आप यहाँ देख सकते हैं बेटा, यहाँ पे ये लॉन्ग डे प्लांट लिया गया है। इसमें क्रिटिकल फोटो पीरियड से अगर ज़्यादा है, एबव है, तो फ्लावरिंग हो रही है, और क्रिटिकल फोटो पीरियड से कम है तो नो फ्लावरिंग। ये शॉर्ट डे प्लांट है, इसमें क्रिटिकल फोटो पीरियड से कम है तो फ्लावरिंग हो रही है, क्रिटिकल फोटो पीरियड से ज़्यादा है तो नो फ्लावरिंग। ये डे न्यूट्रल प्लांट है बेटा, इस पे क्रिटिकल फोटो पीरियड का कोई इफेक्ट नहीं, नो इफेक्ट क्रिटिकल फोटो पीरियड, नो इफेक्ट क्रिटिकल फोटो पीरियड। अभी एग्जाम्पल मैंने आपको बताई दिए बेटा, लॉन्ग डे प्लांट का कौन है, शॉर्ट डे प्लांट का कौन है, डे न्यूट्रल का कौन है। इम्पॉर्टेंट चीज़ बेटा देखेंगे बच्चों, नो दैट नॉट ओनली ड्यूरेशन ऑफ लाइट पीरियड but duration of dark period is also equal importance। इम्पोर्टेंट चीज़ है बेटा, जो फोटो पीरियडिज्म है, ये ध्यान रखना बेटा, नॉट ओनली ड्यूरेशन ऑफ लाइट पीरियड बट ड्यूरेशन ऑफ डार्क पीरियड इक्वल इम्पोर्टेंस, ये ध्यान रखना। मतलब लाइट के साथ इसमें डार्क का भी इफेक्ट उतना ही पड़ता है, तो केवल लाइट नहीं, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है बेटा। हम इससे फोटो केवल लाइट पे मत ध्यान देना बच्चों, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि फ्लावरिंग जो कुछ प्लांट में, it depend not only combination light and dark exposure but also their relative duration। इस रिस्पॉन्स को प्लांट का हम डे नाइट टर्म के लिए फोटो पीरियडिज्म कहा जाता है। ये बहुत ही रोचक बात है कि सूट एप्सेस मॉडिफाई, परिवर्तन करके अपने फ्लावरिंग एप्सेस को चेंज कर लेता है फ्लावरिंग में, और कैन नॉट परसीव फोटो पीरियड्स। जो सूट एप्सेस है, जो
फ्लावरिंग में चेंज होता है वो फिर फोटो पीरियड को परसीव नहीं करता है। जो मुख्य रूप से परसेप्शन और लाइट एंड डार्क करता है बेटा, ये प्लांट की लीफ करती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये लीव्स को बॉक्स आपको याद रखिएगा, लीफ। ये एक परिकल्पना है कि हार्मोनल जो सब्सटेंस है, जो ये हार्मोनल सब्सटेंस है, ये फ्लोरिजन है। फ्लोरिजन है और इसको निकालने वाले साइंटिस्ट थे चैलक्यान। जो ये सब फ्लावरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, कौन बेटा? फ्लोरिजन हार्मोन। और यह हार्मोनल सब्सटेंस पत्तियों से माइग्रेट करके सूट एप्सिस पे जाता है और वहाँ फ्लावरिंग को इंड्यूस करता है, जिससे इस प्रक्रिया को इन फोटो पीरियड कहा जाता है। और ये प्रोसेस हो गई इंडक्टिव फोटो पीरियड हो गई। देखो बच्चों, इसको दोबारा इस पॉइंट को समझिए। मान लीजिए ये कोई प्लांट है बेटा, ये लीफ हो गया, इसके अंदर मान लीजिए मैंने ये फ्लोरिजन हार्मोन माना बना, ये लाइट आ रही बेटा, ये फ्लोरिजन हार्मोन है। ये हार्मोन यहाँ पर माइग्रेट करता है बेटा, और यहाँ पे जाके बेटा ये फ्लावर बनाया। मैं उम्मीद कर रहा हूँ बच्चों ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट बताता है वर्नलाइजेशन। ये को बताने वाले रशियन साइंटिस्ट लेसेंको थे। ये प्लांट फ्लावरिंग जो है इम्पॉर्टेंट, या तो क्वांटिटी के आधार पे या क्वालिटेटिव के आधार पे, जो लो टेम्परेचर, अगर लो टेम्परेचर का इफेक्ट प्लांट की फ्लावरिंग में जाता है, इस फिनोमेना को बेटा वर्नलाइजेशन कहते हैं। और बताने वाले रशियन साइंटिस्ट लाइसेंको थे। ये जो है रेप्रोडक्टिव डेवलपमेंट को डिले करता है ग्रोविंग सीजन में, और जो प्लांट में सफिशेंट टाइम देता है मैच्योरिटी के लिए। वर्नलाइजेशन जो मुख्य रूप से फ्लावरिंग को प्रमोट करता है, लो टेम्परेचर, मुख्य रूप से फूड प्लांट में आपके वीट हो गया, बार्ले हो गया और राई।
इनकी दो प्रकार की वैरायटीज़ पाई जाती हैं, विंटर एंड स्प्रिंग वैरायटीज़। स्प्रिंग वैरायटी नॉर्मली जो प्लांटेड की जाती है स्प्रिंग में, बसंत ऋतु में, और फ्लावर जो इसमें प्रोड्यूस होते हैं बच्चों बेटा, ये ग्रोविंग सीज़न, एंड ऑफ ग्रोविंग सीज़न में इनमें फ्लावरिंग आता है। जो विंटर वैरायटीज़ होती हैं इनको अगर हम बसंत में प्लांटेड करेंगे तो इनमें फ्लावरिंग जो होती, जो मैच्योर ग्रेन है वो एक विद इन लाइफ स्पान फ्लावरिंग सीजन में नहीं होता है, और ये प्लांटेड किए जाते हैं ऑटम में, और ये जर्मिनेट करके एक विंटर सीजन को क्रॉस करके स्मॉल सीडलिंग प्लांट बनाते हैं और ग्रोथ करके स्प्रिंग, और इनको अगले गर्मी के मध्य में इनको काटा जाता है। बच्चों इसको भी हम थोड़ा सा आगे और आपको समझाने की कोशिश करते हैं, तो इसको ख़त्म करने के बाद देखेंगे। अनदर एग्जाम्पल ऑफ अनलाइसन इज सीन इन बायनियल प्लांट। बायनियल जो प्लांट है ये मोनोकार्पिक प्लांट होते हैं। मोनोकार्पिक उनको क्या कहा जाता है? लाइफ टाइम सिंगल फ्लावरिंग। प्लांट के जीवन काल केवल एक बार जब फ्लावरिंग होती है उसे मोनोकार्पिक कहते हैं बच्चों, और नॉर्मली फ्लावर एंड डाई इन सेकेंड सीजन। इसका एग्जाम्पल है शुगर बीट, कैबेज, कैरेट। ये कॉमन बायनियल प्लांट हैं जिनमें कि लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट करके, कोल्ड ट्रीटमेंट के स्टिमुलेट करते हैं फ्लावरिंग को, और इस प्रक्रिया को वर्नलाइजेशन कहते हैं। समझने की कोशिश बेटा करिएगा।
सितंबर, अक्टूबर, नवंबर से जनवरी तक विंटर, विंटर, फेब मार्च स्प्रिंग, मार्च से जून तक समर, रेनी, यहाँ पॉइंट में बच्चों लिखे जा रहा हूँ, इसको समझने की कोशिश करेगा। पहले आप मंथ को डाल लें। नवंबर, दिसंबर, जनवरी विंटर होता है बेटा। फेब और मार्च स्प्रिंग होता है, बसंत होता है। अप्रैल, मई, जून समर होता है। जुलाई, अगस्त रेनी होता है। सितंबर, अक्टूबर जो है ये ऑटम होता है। विंटर, विंटर वैरायटी, विंटर, वैरायटी, सोन इन, बोया जाता है बेटा ऑटम। ऑटम को शरद ऋतु कहते हैं, सर्दी वाली ऋतु। शरद ऋतु कहते हैं। हार्वेस्टेड, मिड समर, मोर टाइम टेकन होता है बेटा, मोर टाइम टेकन, हाई प्रोडक्टिविटी, हाई प्रोडक्टिविटी। स्प्रिंग जो वैरायटीज होता है, स्प्रिंग वैरायटीज, सोन, सोन, सोन माने बोना होता है बेटा, बोना, सोन इन स्प्रिंग। हार्वेस्टेड, काटना, फसल काटना, हार्वेस्टेड, फसल काटना।
in midsummer of year लेस टाइम टेकन होता है बेटा, लेस टाइम टेकन एंड लो प्रोडक्टिविटी। ये पॉइंट आप लोग स्प्रिंग का और बेटा मैंने एक जगह नोट किए, दोनों एक जगह नोट कर दिया। ये पॉइंट जरूर याद रखिएगा, क्योंकि इसमें राइटिंग उतनी अच्छी नहीं आ पाती है, लेकिन मैं उम्मीद कर रहा हूँ ये बातें आपको समझ में आ रही हैं। सीड डोरमेंसी, नेक्स्ट आता है सीड डोरमेंसी बेटा। There are certain seed which fail to germinate even external condition अगर favorable हैं, और such seed understood to undergoing period dormancy। अगर कोई सीड फेवरेबल कंडीशन में ग्रो नहीं कर पा रहा तो उसको हम सुसुप्तावस्था या डोरमेंसी कहते हैं। और डोरमेंसी को कंट्रोल करने वाले एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों ही कंडीशंस होती हैं। इसमें पहला मुख्य चीज़ है सीड कोट जो है इम्परमेबल एंड हार्ड सीड कोट होता है। इसमें सीड कोट हार्ड और इम्परमेबल होता है। कुछ केमिकल्स इनहिबिटर्स पाए जाते हैं, जैसे ABA आपको भी पीछे बताया गया है, फिनोलिक एसिड है, पैरास्कॉर्बिक एसिड है, इमैच्योर एम्ब्रियो। ये जो कुछ रीजंस हैं जो कि डोरमेंसी को कॉज करते हैं। डोरमेंसी को कम करने के लिए कुछ नेचुरल और मैन मेड तरीके हैं बच्चों, प्राकृतिक और मैन मेड तरीके हैं। जैसे सीड कोट जो बैरियर है इसको हम ब्रेक कर दें मैकेनिकल यांत्रिक तरीक़ों से, जैसे चाकू से काट दें, सैंड पेपर से रगड़ के हटा दें, या उनको बहुत तेज़ी से इतनी तेज़ी से इनको हिलाया जाए जिसका सीड कोट रप्चर हो जाए। नेचर में इस को तोड़ने के लिए कुछ माइक्रोब्स का एक्शन है, जैसे फंजाई बैक्टीरिया उसकी सेल वॉल को उसकी सीड कोट को गला दें, और या कुछ जो एनिमल हैं उनको फीड करें जिससे उनका सीड कोट डाइजेस्ट हो जाए। कुछ इनहिबिटर सब्सटेंस जो होते हैं उनको रिमूव करके, जैसे सीड को बहुत ज़्यादा ठंडा कंडीशन में कुछ केमिकल्स होते हैं जैसे जिबरलिक एसिड और नाइट्रेट्स का उपयोग किया जाए। इन्वायरमेंट कंडीशन को चेंज करके, जैसे लाइट और टेम्परेचर का भी इफ़ेक्ट जो है जो कि डोरमेंसी पे पड़ता है, उसको भी परिवर्तित करके हम डोरमेंसी को कर सकते हैं।